Good afternoon everyone. Very good. First thing, हमने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो हमारे डीडीजी थे, सीईओ सर थे, सब ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी. बहुत अच्छा हमने डेटा का एनालिसिस देखा, कितने रिजेक्शंस होती है, इंडिविजुअल कितना है, इनरोलमेंट कितनी रिजेक्शन होती है, अपडेट कितना होता है. सो ओवरऑल एक आधार का हमारे पास एक बहुत अच्छा पिक्चर हमारे सामने रेडी हो चुका है कि जिससे कि हमें जो बेसिक डिटेल्स है और इनरोलमेंट एंड अपडेट से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट अपलोड से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो सब कुछ हमें समझ में आ चुकी है. इस सेशन के बाद हम 10 से 15 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे और इस सेशन में हम मेनली डिस्कस करेंगे कि रिजेक्शन कहाँ होती है, प्रोसेस क्या है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या है और आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है जिससे कि रिजेक्शन ना हो. तो आपकी स्क्रीन पर जो अभी एक क्यूसी पोर्टल दिख रहा है, ये एक ऐसा हमारे पास पोर्टल होता है. जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो ऐसा हमारे पास डॉक्यूमेंट आता है. लेफ्ट साइड में रेसिडेंट का फोटो है, उसके नीचे उसका डेमोग्राफिक डिटेल्स है. सेंटर में आप जो टैब्स में जो आप रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं वो आता है. राइट साइड में हम उसको एरर कैटेगरी में मार्क करते हैं. अगर सब कुछ सही है तो करेक्ट, अगर किसी भी एरर में वो फॉल कर रहा है तो हम उसको उस एरर कैटेगरी में मार्क करेंगे. दिस इज हाउ अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ द क्यूसी विल गो ऑन. ठीक है, मैं इस चीज को क्यों दिखा रहा हूं. आप ऊपर देखिए फोटो, HOF, POI, POA, POR एंड POB. ये आपके पास 4 से 5 टैब है. आप लोग क्या करते हैं कि जब कोई न्यू इनरोलमेंट होता है, मान लीजिए किसी ने स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट दिया, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर POI, POA एंड POB, राइट? वैलिड है? यस और नो? अब आप क्या करते हो कि किसी एक टैब में उस डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर देते हैं, रिमेनिंग टैब को आप छोड़ देते हैं फॉर द न्यू इनरोलमेंट. हमारे पास क्या होता है, वो एक टैब में हमारे पास POI आ गया. हम जब दूसरे टैब में गए तो POA है ही नहीं, POB है ही नहीं. हम क्या करें उसको फिर? अल्टीमेटली वी हैव टू रिजेक्ट दैट पैकेट. हमको उसको अल्टीमेटली रिजेक्ट करना पड़ता है उस इनरोलमेंट को. मैं इसको क्यों आपको बार बार ध्यान दिला रहा हूं, क्योंकि आप जब भी कोई इनरोलमेंट करो, कोई भी न्यू इनरोलमेंट हो, अगर एक ही डॉक्यूमेंट सारे टैब्स में एप्लीकेबल हो रहा है तो आप उसको उतने बार स्कैन करके उतने टैब्स में आप अपलोड करो. एक मिनट, क्वेश्चन से बाद में लेंगे. इसमें आपका जब आप सारे टैब्स में जब तक आप नहीं दोगे तो हमें ना टैब वाइज डिसीजन लेना होता है. किसी भी एक टैब में अगर कोई भी एक डॉक्यूमेंट गलत होगा और उसमें जैसे ही हमने कोई एरर मार्क किया, आपका ओवरऑल जो पैकेट है वो रिजेक्ट हो जाता है. दिस इज द मेजर प्रॉब्लम. आपको ये शायद फील्ड में नहीं समझ में आती होगी, बट दिस इज द रियलिटी. हमें क्या होता है कि हमारे डेटाबेस में हमारे ईच POI, POA, POR के अगेंस्ट में हमारा एक रिपोजिटरी स्टोर होता है जिसको आप CIDR बोलते हैं, सेंट्रल आइडेंटिटी डेटा रिपोजिटरी. अगर हमने किसी एक POI डॉक्यूमेंट में आपने सारा डॉक्यूमेंट स्कैन कर दिया जो कि POA के लिए भी एप्लीकेबल है, POB के लिए भी एप्लीकेबल है, तो कल को अगर मैंने न्यू इनरोलमेंट सेग्रीगेट करके मैंने डेटा निकाला डेटाबेस से, तो हमारे पास सिर्फ उस इनरोलमेंट ID का POI आएगा. उसके साथ क्या POB लगा हुआ है, क्या POA लगा हुआ है, हमें नहीं पता चलता. एंड एट द एंड जब आप बोलते हो कि ये रिजेक्शन हो गया या RO हमें रिक्वेस्ट भेजते रिजेक्शन एनालिसिस कीजिए, इसका क्यों रिजेक्ट हुआ, हमारे पास वो डेटा नहीं होता क्योंकि आपने एक ही टैब में सारे डॉक्यूमेंट लगा दिए. दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम. न्यू इनरोलमेंट में आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे क्योंकि ऑलमोस्ट 99.6% पॉपुलेशन इंडिया में सबके पास आधार है और जो न्यू इनरोलमेंट है वो मेजरली 0 to 5 ईयर्स के लिए ही है. अगर अभी भी कोई ग्रेटर देन 18 ईयर्स के पास आधार नहीं है और वो इनरोलमेंट के लिए आ रहे हैं तो आप उस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि उनका एक एक डॉक्यूमेंट POI, POA एंड POB सब कुछ वेरीफाइड होना चाहिए. एक जगह भी अगर आपको सस्पिशियस अगर लग रहा है तो आप उसका इनरोलमेंट नहीं करेंगे, स्पेसिफिकली फॉर द न्यू इनरोलमेंट. कोई लीनियंसी नहीं, कोई लीवरेज नहीं. आप डॉक्यूमेंट लेके आइए तभी हम उसको इनरोल करेंगे फॉर स्पेसिफिकली फॉर द न्यू इनरोलमेंट. ठीक है. नेक्स्ट,
ये कुछ ग्रेव एरर्स है जो स्टार्टिंग से कुछ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। DOE 1 क्या होता है, DOE 2 क्या होता है, बायोमेट्रिक एरर्स क्या होते हैं। तो ये कुछ आपके ग्रेव एरर्स हैं जिसके बेसिस पे आपको पेनलाइज किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग आपका सस्पेंशन जो भी 10,000 15,000 की पेनल्टी लगती है। ये जो आपके एरर कैटेगरीज हैं, इस एरर कैटेगरी में जब भी आपके कोई पैकेट रिजेक्ट होती है वो उसको ग्रेव एरर माना जाता है। मिसिंग डॉक्यूमेंट, फोटो ऑफ फोटो, एज मिसमैच, फिर आपका चाइल्ड फोटो मिसमैच, ये जितने अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो जितने आपको एरर्स दिख रहे हैं ये सारे ग्रेव एरर्स होते हैं। आप चीज़ को पहले समझिए। आपको जब आप फील्ड में इनरोल करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं ये चल जाएगा, चल जाएगा, और कल को अगर उसका डेटाबेस मैंने निकाला तो मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है। आप इस सीरियसनेस को समझो। आप 136 करोड़ पॉपुलेशन का अगर आप बोलोगे कि इसका ये डॉक्यूमेंट लगाते हैं चल जाएगा, कभी कभी चल भी जाता है, शायद हमसे मिस्टेक हो जाती है या जो आपका सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, उससे मिस हो जाती है, शायद कभी कभी निकल जाता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम हम कोशिश करते हैं कि इस तरह के आधार ना बने जिसमें कि या तो डॉक्यूमेंट अटैच नहीं है, गलत डॉक्यूमेंट अटैच है, या फिर कोई एरर किया हुआ है। इंटेंशनल हो नॉन इंटेंशनल हो डजेंट मैटर, बट गलत आधार अपडेट या इनरोल नहीं होना चाहिए। पता है ना आपको कि आधार को हम क्या बोलते हैं? सिटीजनशिप प्रूफ नहीं है, पता सबको? आइडेंटिटी प्रूफ तो है। जहां भी आप जाते हो सब जगह आधार मांगते हैं। हम नहीं बोलते कि आप आधार को सब जगह वैलिड मानो, बट वो आधार लेते हैं। क्यों लेते हैं? कोई आंसर बता सकता है? नहीं, बायोमेट्रिक तो है। बायोमेट्रिक तो ऐसे भी आप कहीं जाओगे तो वो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते। डुप्लीकेसी, ठीक है। डुप्लीकेसी पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। मैंने अगर HOF बेस्ड इनरोलमेंट करवाने के लिए मैं आया हूं, ठीक है, मेरे पास एक रेसिडेंट रहता है, मैं HOF उसका इनरोल करवाने आया हूं, क्या आप आधार उसका वेरीफाई करते हो कि ये लेटेस्ट है या पुराना है? कोई करता है? कैसे करोगे? वेरीफाई आधार डिसेबल हुआ, बट आप नहीं कर पाते हो ना अभी। अगर वो हो सकता है कि किसी पुराने एड्रेस पे वो अपना आधार लेके आ रहा है, आप उसी आधार पे HOF बेस्ड इनरोलमेंट कर दोगे। शायद हो सकता है उस एड्रेस पे वो रेसिडेंट रहता भी ना हो, लेकिन किसी और का आधार उस एड्रेस पे बन गया। और HOF तो हमने कभी एज लिमिटेशन पे नहीं लगाया, HOF तो कोई भी कर सकता है। आप चीजों को सीरियसनेस को समझो। जो एक छोटा सा गैप है जिसके लिए हमने रेसिडेंट को बोला है कि नहीं ये एक फैसिलिटी हमें रेसिडेंट को देनी है, उस फैसिलिटी का कहीं गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। और इसी तरीके से होता है। आपके पास कोई आधार लेके आता है, आपको पता ही नहीं होता वो अपडेटेड है, पुराना है, कितने साल पुराना है, फर्स्ट आधार है, और आप उसमें देखकर मैन्युअली उसका एड्रेस इनपुट कर देते हो। हेड ऑफ द फैमिली बेस्ड पे इनरोलमेंट हो गई, वो हेड ऑफ द फैमिली उस एड्रेस पे रहता है नहीं रहता है मुझे नहीं पता, बट किसी और का आधार उस पे बन गया, बन जाता है ना, ऐसी यही प्रोसेस है ना। तो ये जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं इसको हमें ध्यान में रखते हुए जो न्यू इनरोलमेंट्स है उस पर स्पेसिफिकली स्ट्रिक्ट रखना है। एक भी डॉक्यूमेंट जहां पे आपको लगे कि ये प्रॉब्लम है या कुछ मिस्टेक्स है या ओवरराइटिंग किया हुआ है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये नहीं कि हाँ बहुत दूर से आए हैं तो उनका कर देते हैं, वो दोबारा आ सकते हैं, लेकिन कल को अगर कुछ गड़बड़ हो गया ना तो उनके साथ साथ आप भी जाओगे, फंसोगे साथ में। इसलिए ऐसा काम ही नहीं करना है न्यू इनरोलमेंट में कि किसी को भी ऐसा फील हो कि नहीं आधार ये गलत बन गया है, हमने कुछ डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिया, उसका तो लिमिट ऑलरेडी एक्सीड कर गया, अब वो हर एक रीजनल ऑफिस घूम रहा है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ का एक ही लिमिट था, वो भी मैंने अपडेट करवा लिया है क्योंकि इनरोलमेंट ऑपरेटर की गलती थी, अब हम क्या करें। और एक्सेप्शन हैंडलिंग इज लिटरली एन एक्सेप्शन प्रोसेस। बहुत हेडेक है और इतने आसानी से आधार नहीं बनता। शायद कुछ लोगों को पता होगा कि एक्सेप्शन प्रोसेस बहुत क्रिटिकल है और इतने आसानी से कोई भी रीजनल ऑफिस उसको अप्रूव नहीं करते। जो आप नेम चेंज या किसी के फादर्स का नेम को पिक कर लेते हो, किसी के मिडिल नेम पिक कर लेते हो, और कोई भी एक POI डॉक्यूमेंट लगाता है जिसमें रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाता है, और वो उस रिलेशनशिप स्टैब्लिश की वजह से आप उसका POI मान के उसका नेम अपडेट कर देते हो। दिस इज अ वेरी क्रिटिकल सिनेरियो।
ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। आप ये मत समझिए कि मुझे एक सर्विस है, मैं एक सर्विस दे रहा हूं और उस सर्विस देने के बाद माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओवर। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तब तक खत्म नहीं होती है जब तक उसका सही आधार नहीं बनता। ये देख लीजिए, अगर आप लोग के पास फोन है आप इसका फोटो खींच लीजिए। दिस इज अ वेरी क्रिटिकल जो आपका इंफॉर्मेशन है कि DOE 1 क्या होता है, DOE 2 क्या होता है, बायोमेट्रिक क्या होती है, बायोमेट्रिक एरर 2 क्या होता है। ये सारे एरर्स का आप एक फोटो खींच लो, अपने पास रेफरेंस के लिए आप रख लो। ये एरर कैटेगराइजेशन है जिसमें आप जिस भी एरर में आप जैसे मार्क होगे उसके अकॉर्डिंग ये आपकी पेनल्टी लगेगी। अब ये कुछ कॉमन सिनेरियोज है, शायद आपको ऊपर से या पीछे वालों को नहीं दिख रहा होगा। ये DOE 1 के कुछ सिनेरियोज हैं, DOE 2 के कुछ सिनेरियोज हैं। DOE 1 में आपका फ्रॉडुलेंट आता है, मिसिंग आता है, जो डॉक्यूमेंट बेस्ड एरर होते हैं। DOE 2 में आपका इनवैलिड डॉक्यूमेंट आता है, डेमोग्राफिक एरर आता है एंड पुअर क्वालिटी डॉक्यूमेंट आता है। DOE 1 मार्क होते ही आपको पता है किस तरह की पेनल्टी होती है। DOE 2 में थोड़ा सा कम पेनल्टी है बट उसमें भी पेनल्टी है। तो ये जो सिनेरियोज है, इस सिनेरियोज में हम आपका डेटा क्वालिटी चेक करते हैं। रिसेंटली एनरोलमेंट ऑपरेटर गाइडलाइंस, उसके साथ साथ QC मैनुअल गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट दोनों ही अपडेट हो रहा है, क्योंकि अभी जितने सिनेरियोज आ रहे हैं, हमें जो फील्ड से जो इनपुट मिल रहा है उसमें ऐसे ऐसे सिनेरियोज आ रहे हैं कि जिसमें लोग इजीली बहुत कुछ कर लेते हैं। और कल को हमें पता चलता है तब जब कोई ग्रीवेंस आता है, कोई इशू रेज करता है, कोई मिनिस्ट्री से कोई कॉल करता है कि नहीं भाई आपने तो ऐसा रूल बनाया, इसकी वजह से ऐसा आधार अपडेट हो गया। एक का क्वेश्चन था शायद फुल नेम चेंज का। फुल नेम चेंज पे मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं। हमने बोला फुल नेम चेंज हम गैजेट नोटिफिकेशन के साथ एक्सेप्ट करेंगे अलोंग विथ ओल्ड नेम POI डॉक्यूमेंट विथ फोटोग्राफ्स। यही है, यस और नो? अब पुराने नेम के POI डॉक्यूमेंट में गैजेट आपका ये स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट भी हो सकता है ना? क्यों? हमने तो कहीं स्पेसिफिक नहीं लिखा। स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट हमने क्या लिखा है? फुल नेम चेंज के लिए हमें एक गैजेट नोटिफिकेशन चाहिए जो कि नए नाम का होगा। पुराने नेम का हमें कोई एक POI डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें उसका फोटोग्राफ होगा। यही मांगा ना हमने। पुराने नेम का तो आपका स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट भी कोई लेके आ सकता है, तो फिर तो वही प्रॉब्लम हो गई। हमने चीजों को ठीक करने की कोशिश की, फिर किसी ने एक लूप होल निकाला और फिर वो ऐसे इस तरह के काम करने स्टार्ट कर दिए उसने। आप स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट पुराने नेम का POI डॉक्यूमेंट आप नहीं लेंगे। उसको छोड़ के लिस्ट में जितना भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है वो आप एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन ओल्ड नेम का POI डॉक्यूमेंट में स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट कंसीडर नहीं होगा। ये कुछ कॉमन मिस्टेक है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पे फर्स्ट में है जेंडर फोटो मिसमैच। इनरोलमेंट ऑपरेटर ने गलती से या इंटेंशनल या नॉन इंटेंशनल, आई डोंट नो, हमें नहीं पता चलता कि वो जानबूझ के कर रहा है या गलती से हो गई है, बट यहाँ पे फोटो किसी मेल का है और वहां पे इनपुट अब मेरे पास मैसेज आया फीमेल। हम इसको क्या करें? हम अगर इसको DOE 1 में मार्क करेंगे तो आप सस्पेंड हो जाओगे, पेनलाइज हो जाओगे, बट वी आर फोर्स्ड टू डू दो। हमें वो करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि अगर जेंडर फोटो मिसमैच है देन दिस इज अ DOE 1, दिस इज अ ग्रेव एरर। सेकेंड है एज फोटो मिसमैच।
यहाँ पे जो फीमेल है उनका फोटो देख के लग रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 ईयर्स होगा मैक्स। एज जो मेरे पास आया है वो है 81 ईयर्स। तो आपको लगता है कि आप गलतियां नहीं करते हो, अब मैं बस आपको सिनेरियोज दिखा रहा हूं कि मेरे पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स आते हैं और मुझे कोई बोलता नहीं कि आप इतने रिजेक्शन क्यों करते हो। आई एम फोर्स्ड टू डू सो। मैं क्या करूं ये सब सिनेरियोज का, कैसे पास करूं मैं इसको। आई नो कि आप भी एक इकोसिस्टम पार्टनर का हिस्सा हो, आपके बिना आधार नहीं चलेगा, आई नो, बट अगर ऐसे सिनेरियोज मेरे पास आता है तो मुझे वो रिजेक्ट ही करेंगे, वो भी DOE 1 में। थर्ड है आपका फोटो ऑफ फोटो। सी अब क्लियर देखो, फोटो ऑफ फोटो खींचा हुआ, रिफ्लेक्शन आ रही है फोटो की। अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, ह्यूमन फोटो मिसिंग, देखो कुछ भी फोटो डाला हुआ है वहां पे। अगर इस पे आधार बन जाता है तो फिर से कल को वही होगा कि हनुमान जी का फोटो आधार बन गया, भगवान का आधार बन गया, किसी और का आधार बन गया। फिर आप हंसोगे बोल के ये कि देखो किसी का भी आधार बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि हम ही गलती करते हैं। वो शायद हम उसको रिजेक्ट नहीं कर पाए और आपने उसको हमें फोर्सफुली भेजा कि आप इसको देखो, हमसे मिस हो गया और वो जनरेट हो गया। अब ये देखो बर्थ सर्टिफिकेट है, ये किसी ने फोटो और POB टैब में बर्थ सर्टिफिकेट दिया है। बर्थ सर्टिफिकेट में जो रेड से सर्कल किया हुआ है वहां पे किसी ने मशीन से टाइप करके ओवरराइट किया हुआ है। शायद आप उस रेसिडेंट को जानते होंगे, आप उसको जानते हो कि इसका डेट ऑफ बर्थ यही है। हमें क्या पता कि वो रेसिडेंट कौन है और वो फ्रॉड करना चाह रहा है कि वो सही करना चाह रहा है। अगर हमने इसको पास किया तो हमारे रिपोजिटरी में यही डॉक्यूमेंट स्टोर होगा। कल को अगर कोई क्वेश्चन किया तो बोला कैसे एनरोलमेंट ऑपरेटर्स हैं आपके, कैसे QC की टीम है आपकी जो ऐसे पास कर देते हैं। अगर कहीं ओवर राइटिंग है तो आप रेसिडेंट को बोलिए कि जिस डॉक्यूमेंट को आप लेकर आए हैं उसके जो ऑथराइज्ड जो आपके एडवाइजरी हैं वो वहां पे साइन कर दें, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। कोई भी लिख देगा कहीं पे तो हम उसको क्या पता चलेगा कि वो वेरीफाइड है या नहीं है। वाइटनर यूज्ड इन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट, क्या जरूरत है, कितना महंगा स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट डाउनलोड करना, फ्री है ना वेबसाइट से डाउनलोड करना, तो डाउनलोड करके दोबारा भर लीजिए। वाइटनर क्यों लगाना, और उसको आप एक्सेप्ट भी क्यों करते हैं, क्यों भेजते हैं हमारे पास। सर्टिफाइड डिटेल्स में पूरा ओवर राइटिंग करके दोबारा लिखा हुआ है। सेम एरर्स, वाइटनर, ये POR डॉक्यूमेंट, आई डोंट नो कौन सा डॉक्यूमेंट है। ये देखो क्या है, ये आधार बनवा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। आप ये देखो, आपने सिलेक्ट किया स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, एक्सट्रैक्ट ऑफ स्कूल रिकॉर्ड, ठीक। डॉक्यूमेंट क्या है, कोई पब्लिक माध्यमिक विद्यालय है, उसमें एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है, साइन किया हुआ है, और ये डॉक्यूमेंट हमारा अप्रूव्ड लिस्ट में हम मानते भी नहीं है इसको। आप उसको भेज देते हो कि शायद कोई पास कर दे या चला देगा इसको। आधार में आधार देते हैं आप। मैं आधार का एड्रेस देके आधार का एड्रेस कैसे अपडेट करूं। अब देखिए ये एक वैलिड केस है, मैंने इसको क्यों रखा है यहाँ पे। कभी कभी क्या होता है कि बर्थ सर्टिफिकेट जब बनता है बच्चे का, उसमें उसका नामकरण नहीं होता, और बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो RGI इशू करता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। उस समय नाम नहीं होता है तो वो क्या करते हैं कि उस जगह को ब्लैंक छोड़ देते हैं और बाकी रिमेनिंग इंफॉर्मेशन भर देते हैं। इसलिए कि कल को अगर आपका नाम
हो जाता है, नामकरण कर दिया जाता है, तो आप आके अपडेट करवा लीजिए। इन्होंने क्या किया, खुद से ही नामकरण करके लिख दिया और वो आपने स्कैन करके भेज दिया, आपको भी लगा कि हाँ सही है, यही तो नाम है, भेज दो। अब आप किसी का यूपीआई पेमेंट करोगे, उसके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री से निकाल के स्क्रीनशॉट भेज दोगे आप, और कैसे आप उसको एक्सेप्ट करते हो, आई डोंट नो। ये कॉमन एरर्स था जो मेरे पास आते हैं, उसके कुछ मैंने स्क्रीनशॉट्स आपको दिखा दिए थे। इसके अलावा अब मैं आपके रिजेक्शन पे बात करता हूं। आपके पैकेट मैक्सिमम टाइम रिजेक्ट होता होगा, टेक्निकल एरर। आई नो द पेन जो है ग्राउंड में, मुझे पता है। डेटा प्रोसेस एरर, नो डिस्क्रिप्शन, रीजन नॉट फाउंड, पैकेट डेटा इनवैलिड, यूआईडी इनएक्टिव, टेक्निकल इश्यूज। आप आरओ को अप्रोच करते हो कि इसका मुझे कॉरेस्पॉन्डिंग एक मैसेज कोड निकाल के दो, क्यों हुआ ये? कभी अप्रोच किया आपने? कल मैं टेक सेंटर से आया हूँ बेंगलोर से, और मैं वहाँ पे स्पेसिफिकली ये सारे रिजेक्शन कोड के साथ साथ जो एमडीडी प्रोसेस होता है, मैनुअल डीडुप्लीकेशन। देखिए हमारा सिस्टम एक सेडा से बना हुआ है। आप जो भी पैकेट आप यहाँ से भेजते हो वो हमारे एक सेडा में आता है। सेडा से 14 स्टेजेस हैं, वो घूम के वापस से सेडा में आता है, उसके बाद वो आधार जनरेट होता है। सेडा से पहले एक प्री सेडा होता है, जहाँ पे कि अगर आपका मान लीजिए डॉक्यूमेंट आपने स्कैन किया, अपलोड किया, लेकिन वो हमारे पास नहीं पहुँचा, तो वो प्री सेडा में रिजेक्ट हो जाएगा। उसका मैसेज कोड जाएगा, पैकेट वाज रिजेक्टेड इन प्री सेडा फ्लो। सेडा इतना टेक्निकल मत जाओ आप। तो ये जो रिजेक्शन है वो सेडा से पहले होता है। अब आते हैं सेडा पे। सेडा के बाद जो पैकेट स्टार्ट होती है, बेसिकली पैकेट की जर्नी सेडा के बाद स्टार्ट होती है। आप चीज को समझो, यहाँ ये जो प्रोसेस है ना, इससे आपको समझ में आ जाए कि आपकी गलती कहाँ होती है। सेडा के बाद वो पैकेट अलाइन होता है क्यूसी में जाने के लिए। क्यूसी में टोटल 5 स्टेजेस है। न्यू इनरोलमेंट के लिए डीडीसी, उसके बाद स्मार्ट क्यूसी, देन न्यू इनरोलमेंट, अगर एक्सेप्शन है तो बायोमेट्रिक एक्सेप्शन, एंड देन उसके बाद वो क्यूसी से आउट होता है। किसी भी एक जगह पे पैकेट सस्पिशियस लगा, कहीं ना कहीं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा अंडर द मैनुअल डेटा क्वालिटी चेक। दिस इज द रिजेक्शन कोड ऑफ क्यूसी। इसको छोड़ के अगर कोई भी रिजेक्शन है दैट इज नॉट रिलेटेड टू द क्यूसी, ऑल आर रिलेटेड टू द डिफरेंट प्रोसेस ऑफ द सेडा। क्यूसी से निकलता है, उसके बाद जाता है वो मेटा डेटा वैलिडेशन में। आप पूछो मेटा डेटा वैलिडेशन क्या होता है? आपका ईसीएमपी क्लाइंट वैलिड है नहीं है, एनरोलमेंट ऑपरेटर वैलिड है नहीं है, आपने जहां से सिंक किया उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वैलिड है नहीं है, आपने जीपीएस एक्टिव था, इंटरनेट कनेक्टिविटी थी, जो जितने इंफॉर्मेशन आपसे फील्ड से रिलेटेड है, क्लाइंट से रिलेटेड है, वो मेटा डेटा वैलिडेशन में होता है। तो क्यूसी के बाद भी इट्स अ चांस कि जहां पे आपका पैकेट रिजेक्ट हो जाए, दैट इज अ मेटा डेटा वैलिडेशन। उसके बाद होता है ओएसआई, ऑपरेटर सुपरवाइजर इंट्रोड्यूसर वेरिफिकेशन। अगर वहां पे किसी का सस्पिशियस लग गया, वहां पे भी रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है बायोमेट्रिक, जो एमडीडी है, मैनुअल डीडुप्लीकेशन। वहां पे आप जो फिंगर, आइरिस और फेस, ये जो भी आप स्कैन करते हो, इसका एक स्कोर आता है हमारे पास। मैंने रिसेंटली जो कल मैंने देखा, वो मेरे लिए मतलब शॉकिंग था कि किसी ने ऐसे आप स्कैन करते हो कि 4 फिंगर मैंने यहां से लिया, उसको ऊपर मैंने फिर से 4 फिंगर उस रेसिडेंट का लगा के दे दिए। ये मैंने आंखों से देखा कि ऐसे पैकेट वहां पे आते हैं। आप क्या करते हो, स्कैनर ठीक से साफ नहीं किया आपने, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वो कंटिन्यू उसी पे फिंगरप्रिंट आप ले रहे हो। धीरे धीरे उसका स्कोर कमता जाता है और बायोमेट्रिक मैचिंग में वो रिजेक्ट हो जाता है। अब जो बायोमेट्रिक हमारे पास दिखता है, आइरिस एग्जैक्ट बहुत अच्छे से दिखता है। आपको लगता होगा ना कि शायद
छोड़ दो कोई बात नहीं। हाँ, जो फोर्सफुली की बात चल रही थी, फोर्सफुली कभी भी आप नॉर्मल रेसिडेंट का मत कीजिए, एक्सेप्शन केसेस में कीजिए, जहां पे रेसिडेंट 60 ईयर से एबव है, जिनका बायोमेट्रिक कैप्चर नहीं कर पा रहे, या बच्चा है और वो 0 to 5 के बीच में आधार बना और उसके बाद वो 5 ईयर के अंदर में ही आधार अपडेट करवाना चाहता है, उस सिनेरियोज में बायोमेट्रिक ठीक से नहीं मैच होती, तो वहां हमें फोर्सफुली देना पड़ता है। लेकिन जो नॉर्मल रेसिडेंट है, जो 30 साल का है, 20 साल का है, 40 साल का है, उसकी बायोमेट्रिक सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट वहां पे जब आप फोर्सफुली डालते हैं ना, तो एमडीडी में वो दिखता है कि ये फोर्सफुली डाला हुआ है और इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, और उसका स्कोरिंग होता है 2, 3, 17, 19 आउट ऑफ 100, वो वहां रिजेक्ट हो जाता है। आप सिस्टम के ना कॉम्प्लेक्सिटीज को समझो कि 136 करोड़ पॉपुलेशन के डेटाबेस को संभालना इतना आसान नहीं है। और ये जो जितने स्टेजेस हैं, ये सारे स्टेजेस मैनुअल भी हैं और ऑटोमेटेड भी हैं। कहीं ना कहीं तो एक पैकेट फंसी जाता है। अब आप ऐसा मान लो कि मैंने अगर ये इस कोड में रिजेक्ट किया कि आपका लेफ्ट फिंगर का, लेफ्ट हैंड का जो फर्स्ट फिंगर है वो मैच नहीं किया ओरिजिनल आपके फिंगरप्रिंट से, इसलिए मैंने रिजेक्ट कर दिया। ये मैं रेसिडेंट को अगर मैसेज भेजूं तो रेसिडेंट क्या बोलेगा कि मुझे इससे क्या मतलब है? ये आपकी परेशानी है, ये हमारी परेशानी है। दिस इज नॉट ए रेसिडेंट हेडेक। वो वहां पे टेक्निकल इश्यूज, डेटा प्रोसेस एरर, वो वहां पे उस तरह के कैटेगरी में रिजेक्ट होते हैं। आप ऑफलाइन इनरोलमेंट कर रहे हैं, जैसे ही आपने सिस्टम सिंक किया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपका इंटरनेट चला गया। जो आप पैकेट बोलते हो, जो ईआईडी बोलते हो, वो ईआईडी प्री सेडा के बाद बनता है, जहां पे आपका डॉक्यूमेंट, उसका बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन, आपका क्लाइंट वर्जन सब कुछ मिल के एक 14 डिजिट का एक ईआईडी बनता है। वो ईआईडी बन नहीं पाया, टेक्निकल एरर। मैं समझाऊं कि कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं आया या क्या नहीं आया, कैसे नहीं आया, कैसे समझाऊं मैं? और रेसिडेंट को उससे मतलब भी नहीं है। ये सारी चीजें जो है बाहर से देखने में बहुत इजी लगता है, बट जब सिस्टम में जाओगे, आपको अगर हैंडल करने के लिए दिया जाएगा ना, तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। बाहर से तो ठीक है, 14 डिजिट का आधार है, तो 14 डिजिट के आधार को मेंटेन करने के लिए सोचो आप कितने रीजनल ऑफिस हैं, कितने एक टेक सेंटर है और कितने रिसोर्सेस काम कर रहे हैं। यहां से जब पैकेट एमडीडी से निकलता है तो जाता है आपका एफएमएस सिस्टम में, दैट इज अ फ्रॉड मैनेजमेंट सिस्टम। यहां पे कुछ पैरामीटर सेट है, मैं आपको बताऊंगा नहीं, वहां पर पैरामीटर सेट है। इस पैरामीटर में अगर आपका पैकेट फॉल किया तो रिजेक्शन कोड आएगा, ईआईडी फाउंड एज अ फ्रॉड एंड रिजेक्टेड। ऐसे टोटल 432 मैसेजेस हैं, रिजेक्शन के, एक्सेप्टेंस के, किस तरह के रेसिडेंट को मैसेज जाना चाहिए, किस तरह से इनरोलमेंट ऑपरेटर को मैसेज जाना चाहिए, उसमें भी अभी हम काम कर रहे हैं कि आपके पास ही मैसेज जाए। तो ये सारे जो टेक्निकल चीजें हैं, ये आपको ग्राउंड पे नहीं पता होता। आपको लगता है कि नहीं, मेरे पास एक इनरोलमेंट करना है या अपडेट करना है, आया रेसिडेंट, जानकार ही होता है, कर देते हैं। जानकार भी हो तो बोल देते हैं कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, 85 रुपया तो जाएगा, 100 रुपया तो जाएगा। आप ये देखो कि अगर वो रिजेक्ट हो गया, अगर डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवा रहे हैं तो लिमिट गई, नेम अपडेट करवा रहे हैं तो भी लिमिट गई। लिमिट से याद आया, बर्थ सर्टिफिकेट जो एक्सेप्शन केसेस जो हमने लिखा है यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में, इसमें कहीं हमने ये नहीं लिखा है कि हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग में बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए। दैट इज अ स्मॉल मिस। ये लिखा हुआ डिक्लेरेशन चाहिए। अब आप लोग क्या करते हो ना, डिक्लेरेशन ही सीधे भेज देते हो। डिक्लेरेशन के साथ हमें वो बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए, तो वो जाएगा एक्सेप्शन में, वो क्यूसी पास होगा, उसको ओरिजिनल ऑफिस वहां से उसको पिक करेंगे और वो फिर बैकएंड से वाइट लिस्टिंग होकर आपका आधार जनरेट होगा। और अभी जो रिसेंटली मैंने नोटिस किया है कि जो एचओएफ का एड्रेस अपडेट का डिक्लेरेशन है, वो कोई ऑपरेटर नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट में सिलेक्ट करता है अंडर द न्यू इनरोलमेंट और वो भेज देता है। जो एचओएफ का डिक्लेरेशन है, पता है ना आपको, एड्रेस अपडेट के लिए एचओएफ डिक्लेरेशन है, सेल्फ डिक्लेरेशन जिसको आप बोलते हो, दैट इज ओनली फॉर एड्रेस अपडेट एंड दैट और डॉक्यूमेंट जो है वो
पे बस एक POR एक्ट करेगा। लेकिन जबकि वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में आता है, हमारे पास न्यू एंड अपडेट का अलग अलग सा ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं है, एक ही लिस्ट है। तो उसमें वो लिस्ट में आता है, लोग क्या करते हैं, उसी को डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया, न्यू इनरोलमेंट में डाला, अपडेट भेज दिया हमारे पास वो बस एक कैटेगरी आता है, फोटो और एक POI में क्या है, सेल्फ डिक्लेरेशन। बहुत केसेस आ रहे हैं अभी, बहुत। अब मैं इसको क्या समझू, इंटेंशनल है, लैक ऑफ ट्रेनिंग है, या आप जानबूझ के कर रहे हो? तो ये एक कॉमन सिनेरियोज थे और जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपको शेयर किया है। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है तो हम उसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। डेटा होल्ड नहीं होता है, डेटा MDD में होल्ड होता है। MDD में टोटल 4 प्रोसेस है, आप सुनो। MDD में टोटल 4 बैच के प्रोसेस चलते हैं, ठीक है। उस 4 बैच के प्रोसेस में 4 ऑटोमेटिक है और 4 मैनुअल है। अगर किसी जगह पे वो सस्पिशियस लगा सिस्टम को, लेकिन जो मैनुअली जो चेक कर रहा है उसको लगा कि नहीं ये पास हो जाना चाहिए, उस केस में वो 2-3 साइकिल घूमता है। तो वहां पे आपके पास वो जब चेक करोगे तो दिखेगा डेटा होल्ड पे। क्यों? क्योंकि वो मल्टीपल टाइम वो रिप्रोसेस हो रहा है। एक वन बाय वन। आप कोई माइक देंगे प्लीज? एक मिनट, वन बाय वन, वी विल गो वन बाय वन। आप पहले हाथ उठाइए, उसके बाद माइक लीजिए, उसके बाद बोलिए। मेरे पास आवाज नहीं आ रही है यहाँ पे। हेलो हाँ बताइए सर। प्लीज मेंटेन साइलेंस, प्लीज मेंटेन साइलेंस फर्स्ट। सर जब एनरोलमेंट करते हैं, सर मैं इधर एनरोलमेंट करते हैं, एक बंदे की मशीन है, उसमें वो बंदा एनरोलमेंट करता है, उसमें एनरोलमेंट लिखा हुआ आ रहा है एनरोलमेंट गॉट रिजेक्टेड ड्यू टू टेक्निकल रीजन। जब एनरोलमेंट स्लिप को अपन पोर्टल से चेक करते हैं तो वह लिखा हुआ आ रहा है मिसमैच रिलेशनशिप। एग्री होता है। पर क्यों होता है जी? आपको नहीं पता क्यों होता है? नहीं। किसी को पता है रिलेशनशिप मिसमैच क्यों होता है? बता दिया आंसर। नहीं सर, उस बंदे का पर्टिकुलरली 16 स्लिप सेम कंडीशन में रिजेक्ट हुआ है और आज तक 16 एनरोलमेंट ही किए उसने, सारे रिजेक्ट हो रहे हैं। वो HOA बेस्ड इनरोलमेंट है? नहीं, मोबाइल नंबर अपडेट हो रहा है सर। मोबाइल नंबर अपडेट है? ओनली मोबाइल नंबर अपडेट सर। एक मिनट मेंटेन साइलेंस। देखो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं क्वेश्चन आंसर करूं और नहीं तो आप बोल लो, मैं जाता हूं। मेरे पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो जैसे सिस्टम चल रहा हो चलता ही रहेगा, कुछ भी कर लो, आप सुधार नहीं सकते। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 बाय 1 कीजिए, उसको एड्रेस करेंगे तो शायद जिसको नहीं पता उसको भी समझ में आएगा कि वो ऐसा प्रॉब्लम है। शायद मेरे लिए भी वो न्यू लर्निंग कर्व हो। एक साथ क्वेश्चन पूछोगे तो ना मुझे समझ में आएगा, ना मैं किसी का आंसर दे सकता हूं। हाँ, आप बोल रहे थे कि HOA बेस्ड इनरोलमेंट नहीं है, बट वो मोबाइल नंबर अपडेट में बार बार इनकरेक्ट रिलेशनशिप में रिजेक्ट हो रहा है। जी सर। ठीक है, ये रिजेक्शन कोड गलत पिक कर रहा है, वो रिजेक्शन कोड नहीं होगा, वो गलत सेडा से पिक हो रहा है। या EID कुछ सैंपल आप निकाल के भेज देना रीजनल ऑफिस को, वो एनालिसिस करके आपको वापस बता। सर मैंने टेक सपोर्ट पे मेल किया था। टेक सपोर्ट नहीं, आप रीजनल ऑफिस अप्रोच कीजिए, रीजनल ऑफिस को बोलिए कि ये कुछ सैंपल EIDs है 5-6 जो कि इस एरर कैटेगरी में रिजेक्ट हो रहे हैं, जो कि सिर्फ मोबाइल अपडेट है। सर उस पर्टिकुलर उस ऑपरेटर का ही हो रहा है। एग्जैक्टली यही मैं बोल रहा हूँ कि किसी एक पर्टिकुलर एक सिनेरियोज में हो रहा है ना, तो उस सिनेरियोज का एक एनालिसिस करना पड़ेगा जो आपको रीजनल ऑफिस जो कि आपको उसका हेल्प करेगी। रीजनल ऑफिस के पास आप अपना एक केस ना आप रिटर्न में दे दो, हम एक बार रीजनल ऑफिस से बात करके आप इस पे रिवर्ट करें। थैंक यू सर, थैंक यू। लिख लीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक दीजिए उनको। एक मिनट। हेलो, प्लीज मेंटेन साइलेंस। नमस्ते सर, मैं नागपुर महाराष्ट्र। मेंटेन साइलेंस प्लीज। सुनो आराम से, अगर क्वेश्चन आंसर होना है
तो सब लोग शांति से बैठेंगे, जो बोलेगा वो बोलेगा। एक आदमी है, हाथ उठा दो, देख लेता है, एक एक करके पहुंचेंगे। 500 में सबको मौका नहीं मिलेगा, 2 4 10 सवाल जरूर ले लिए जाएंगे, जिसका ज्यादा रिलेवेंट है वो अच्छा है, बट किसी सवाल पे सबको हल्ला करने की कोई जरूरत नहीं। सुनो, इसीलिए है क्योंकि सीखने के लिए और समझने के लिए बुलाया गया है। जो तुम्हारे इश्यूज हैं वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जो यहाँ सॉल्यूशन नहीं होगा वो सॉल्यूशन हम नोट करवा करके बैक इनसे बात कर लेंगे, बट एक एक कर करके बोलो, सब बोलोगे तो कुछ भी नहीं होगा। चलो जी हाँ बताइए। नमस्ते सर, मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। मेरा क्वेश्चन एड्रेस चेंज से रिलेटेड है। एड्रेस चेंज में पहले सन ऑफ, डॉटर ऑफ, केयर ऑफ, इस तरह के 3 ऑप्शंस आते थे। आजकल सिर्फ केयर ऑफ का ऑप्शन आता है। बिल्कुल, क्योंकि हमने वो ऑप्शन हटा दिया है ECMP से ही, क्योंकि अब जो डॉटर ऑफ, जो केयर ऑफ सेक्शन है, उसको हम उसी में एक ही में इंक्लूड कर रहे हैं। अगर आप लिखोगे डॉटर ऑफ समथिंग, तो वो आप आधार को ना एज ए PO और डॉक्यूमेंट आप इस्टेब्लिश कर देते हो। तो वो हमारे लिए कभी कभी ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे कि बोला जाता है कि ये आधार है, इसमें मेरे फादर का नाम है, लिखा है डॉटर ऑफ, सन ऑफ, तो आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ये जब प्रॉपर्टीज के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, वहाँ पे बहुत वाइटल रोल होता है, इसीलिए हमने उसको स्टैंडर्डाइज करके केयर ऑफ सेक्शन कर दिया है। दैट विल नॉट सिग्निफाई कि वो डॉटर ऑफ है, सन ऑफ है या क्या है, जस्ट केयर ऑफ, सबके लिए सिंपल एक रूल। जी सर, दिक्कत इसमें होता है ना, महाराष्ट्र में क्या होता है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम होता है, तो उसमें दिक्कत नहीं होती। कुछ लोग MP साइड से आते हैं, उसका नाम होता है अशोक कुमार और पिता का नाम होता है मुकेश कुमार, तो वो लोग साथ में नहीं लिखते, वो नाम में फर्स्ट नेम में ही लिखते हैं अशोक कुमार, और फिर नीचे में सन ऑफ का ऑप्शन होता था, तो वहाँ मुकेश कुमार, फिर एड्रेस स्टार्ट होता था। तो अभी साथ में लिखने के लिए उसके बाद डॉक्यूमेंट नहीं होता, उसके पास सिर्फ मुकेश कुमार का ही डॉक्यूमेंट रहेगा, पापा का नाम साथ में ऐड नहीं रहता उसके डॉक्यूमेंट में। नहीं, तो आप केयर ऑफ सेक्शन में ही उसको डाल दीजिए ना, मेरे पास तो रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट आ गया ना उसका। जी। उनको क्यों चाहिए कि वो सन ऑफ ही लिखवाएं अपने आधार पे? तो क्योंकि वो नाम के साथ ऐड नहीं होता ना उनके पापा का नाम, वो साथ में सिर्फ फर्स्ट नेम और कुमार ऐड करवाते हैं बस। एग्जैक्टली वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो रेसिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, आप आधार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि अगर मैंने ये लीनियंसी दी, तो कल को कोई भी जो नेम अपडेट होता है, वो नेम अपडेट भी कोई एक ID प्रूफ दिखा के वो कर लेगा। जो एक पैन कार्ड दिखाएगा, वो बोलेगा कि ऊपर मेरा नेम है, नीचे फादर नेम है, आप उसको पिक कर लो। मैं क्यों पिक करूं उस चीज को? इसीलिए हमने उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया है कि नहीं, केयर ऑफ सेक्शन ही रहेगा। आप जो एनरोलमेंट स्लिप में आप डालोगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डॉक्यूमेंट होगा, वहां पे अगर उनका नाम होगा तो वेल एंड गुड है, नहीं होगा तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे। जी, और सर एड्रेस से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल हम ऐड कर रहे हैं प्रूफ ऑफ रेसिडेंट में, सुनो, बाकी लोगों को भी समय दो। सर सेम एड्रेस से रिलेटेड पूछ रहा हूँ। ठीक है, दूसरे लोग भी पूछ लेंगे। सर सर एक एरर आ रही है, हम अपडेट किया, कहाँ से बोल रहे हैं? जी सर। हाँ सर, आधार कार्ड अपडेट किया, 4 दिन बाद साइट पे स्टेटस चेक किया, आधार इज सक्सेसफुली अपडेटेड जनरेटेड, लेकिन डेटा उसका डाउनलोड कर रहे हैं तो पुराना ही डेटा उसका शो कर रहा है। बिल्कुल हो सकता है। आधार अपडेट होने के बाद जो मैंने FMS तक आपको फ्रॉड मैनेजमेंट सिस्टम तक समझाया था, उसके बाद एक प्रोसेस होता है UID पिकर। UID पिकर में क्या होता है कि अगर न्यू इनरोलमेंट है तो एक 12 नंबर का रैंडम जो डिजिट है वो पिक करके उसके साथ एसोसिएट होगा, या फिर अगर अपडेट है तो उस नंबर के साथ उसको लिंक करके आधार जनरेट किया जाता है, जो कि बाद में XML फाइल जनरेट होता है। आधार आपका अपडेट हो गया है, लेकिन जब तक XML फाइल जनरेट नहीं होगा तब तक आप उसको डाउनलोड नहीं कर सकते। XML फाइल बेसिकली जो आपका लुक एंड फील होता है ना, जो आप डाउनलोड करते हैं, उसको XML फाइल बोलते हैं। तो वो जब होगा तो फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। 1 मिनट, कहाँ से? हाँ बताइए। वो कुछ बोलना चाह रहा था। हाँ बताओ। हाँ इधर। जी सर, थैंक यू। हाँ सर, मैं ये बोलना चाह रहा था, जैसे इन्होंने बोला कि महाराष्ट्र में वो सरनेम की प्रॉब्लम आ रही है उनको, सन, यही प्रॉब्लम हमारे साथ भी आई है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे उसमें क्लाइंट में है, उसमें सिर्फ केयर ऑफ आता है, उसमें हम कुछ नहीं टाइप कर सकते, सन ऑफ वगैरह। जैसे हम उसमें स्लैश टाइप करते हैं उसको नहीं लेता है वो, लेकिन यही अगर हम ऑनलाइन करता है कोई तो उसमें वो ले लेता है। लोग हमारे पास आते हैं कि हमने उनको रिफ्यूज़ किया, हमने उनको बेवकूफ़ बनाया, लेकिन उन्होंने खुद किया या किसी और से ऑनलाइन करवाया उन्होंने, तो वो उनका बन के भी आ गया। ठीक है, वैलिड पॉइंट, नोटेड। हम देखेंगे इस पे, वैलिड पॉइंट है। हमारे टीम से कोई इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि ECMP क्लाइंट में ऑप्शन नहीं आ रहा है, SSUP में ही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 by 1।
चेंज हो जाएगा पीओआई नाम डायरेक्शन था उसका चेंज हो जाएगा उससे नहीं। सर क्यों नहीं होगा चेंज क्यों होगा चेंज? क्यों वहाँ पड़ा हुआ है उसका यार सुनो 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 सुनो, पहली बात ये आर्गुमेंट और डिबेट की जगह नहीं है। ऑथोरिटी ने डिसाइड किया है कि हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के सर्टिफिकेट के आधार पे नाम का चेंज नहीं होगा, तो अगर उसको चेंज करना है तो वो एप्लीकेशन लगाए, वो अलग से प्रोसेस से वो देखेंगे। यहाँ पे हेड ऑफ स्पेल चेक जो भी है, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को इस तरह के कोई पावर नहीं है कि वो ये सर्टिफिकेट दे सके। वो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है, वो स्पेल चेक करने वाला इस अथॉरिटी नहीं है। तो जो रूल है वो समझो और उसके हिसाब से काम करो, ठीक है। मैं आपका इसका क्वेश्चन का आंसर सिंपल देता हूँ। तो एक मिनट थोड़े दिन रुक जाइए, नया लिस्ट आ जाएगा। हाँ हाँ नहीं कर लीजिए। नहीं देखिए, आप ऐसे समझिए, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है जो प्रिंसिपल, मैं इसे प्रिंसिपल मान के चलता हूँ। प्रिंसिपल किसी भी स्टूडेंट का आइडेंटिटी चेंज करने के लिए कैसे ऑथराइज्ड है? कैसे? आप रेसिडेंट पर्सपेक्टिव से मत देखो, आप ऐसे समझो कि आप आधार से रिलेटेड हो। आप ऐसे समझो कि अगर कोई प्रिंसिपल ये लिख के देता है कि रमेश कल से सुरेश है, तो हम मान लें उसको? माइनर तो माना सर, माइनर तो ठीक है। आई एम टेकिंग योर कंसीडर, आई एम टेकिंग। बिपिन है, VIPIN है, BIPIN मैंने कर दिया। एक मिनट आई एम गॉट योर क्वेश्चन। माइनर करेक्शन ना, ठीक है। आपके गलती से किसी का नाम जो है विपिन था, BIPIN बन गया, लेकिन उसका ओरिजिनल नेम जो है VIPIN था, ठीक है। वो बोल रहा है कि एक स्कूल का हेड प्रिंसिपल से मैं लिखवा के लाता हूं और उसके बाद आप मेरा नाम चेंज कर दो। स्कूल का जो हेडमास्टर या प्रिंसिपल है वो पुराने विपिन को जानता था? ना ही वो नए विपिन को जानता है। इट्स ओनली कि वो एक विपिन को जानता है जो उसको स्कूल में या कॉलेज में पढ़ता है। अगर आप इस तरह के केसेस को सबको बोले कि नहीं ये पास हो जाना चाहिए, तो स्कूल में ही आप समझो कि सारे नाम जब अपडेट करवा लेंगे। गीता जो है GEETA से GITA हो जाएगी। जो क्यों? क्योंकि है प्रिंसिपल ने लिख के दे दिया है। प्रिंसिपल कैसे किसी का आइडेंटिटी प्रूफ बन सकता है? सर माय क्वेरी UCL रिलेटेड। एक मिनट हाँ बताइए। एक बच्चा 6 क्लास में पढ़ रहा है सर, ठीक है। ऐसे पर उसके आधार में रिकॉर्ड है PRABIN, ठीक है सर। और डेट ऑफ बर्थ भी उसकी जो भी है एज पर स्कूल रिकॉर्ड है उसका नाम है PRAGWN, ठीक है सर। अब ये बताओ उसको किसके बिहाफ पे हम चेंज कर सकते हैं सर? तो आपने पहले वो नाम पे क्यों आधार बनवाया? क्या सर? आपने पहले उस नाम पे आधार क्यों बनवाया? बच्चे अब वही तो कह रहे सर, आधार पैन नहीं, सिंपल सॉल्यूशन है। आप RGI जाइए, बर्थ सर्टिफिकेट अपडेट करवाइए, इजी प्रोसेस है। बर्थ सर्टिफिकेट अपडेट करवाइए, हमें भी दे दीजिए, हम बर्थ सर्टिफिकेट बेसिस पे आपको तुरंत अपडेट कर देंगे। RGI जो ये गवर्नमेंट बॉडीज होती है, दे आर ऑथराइज्ड टू एक्ट एज ए POI। प्रिंसिपल हेडमास्टर नहीं ऑथराइज्ड हैं POI को प्रूफ करने के लिए। यार सुनो सुनो, प्रॉब्लम आ रहा है सर, लिस्ट में लिखा हुआ है पूरा हेड ऑफ इशू आ रहा है उसमें, और मतलब रजिस्टर ऑफिसर भी आ रहे हैं सर। मतलब आप ही ऑप्शन दिए हुए हैं सर, दोनों ऑप्शन है सर। ऑप्शन कैसे? एक मिनट क्या लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में? हेड ऑफ इंस्टीट्यूट सर, ये पूरा लिखा हुआ है। 23 नंबर में चौथा नंबर उसमें रजिस्टर ऑफिसर दे देगा सर A1 हमने, हाँ ठीक है। अब आप बोल रहे हो प्रिंसिपल का, मुझे पता कैसे चलेगा कोई प्रिंसिपल ग्रुप A ऑफिसर है? ग्रुप A ऑफिसर है, मुझे कैसे पता चलेगा? ऐसे लेक्चरर क्या होता है सर? लेक्चरर तो ग्रुप रजिस्टर ऑफिसर नहीं होता। नहीं होता। आपके गांव में होता होगा। आप ऐसे समझो, आपको मैं बता रहा हूँ, IIT जानते हो ना आप लोग? IIT का जो प्रोफेसर होता है ना, वो ग्रुप A ऑफिसर नहीं होता। आप देखो, आप रेसिडेंट पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, आप मेरे पर्सपेक्टिव से देखो कि अगर मेरे पास ना ऐसे करोड़ों सिनेरियोज होते हैं
अगर मैं ऐसे सिनेरियोस पिक करके मैं पैकेट पास करूं ना, तो ऐसे इन नंबर ऑफ केसेस और बनेंगे। नहीं सर, उनको डिक्लाइन करने का एक प्रॉपर रीजन तो दीजिए कि हम उनको ये बोल सके इस वजह से हम नहीं बना रहे इनको। आप रेगुलर पीओआई डॉक्यूमेंट लेके चाहते कि हम फोर्सफुली हम बनाना चाहते नहीं, सी हमें बनाना नहीं है सर। आप देखिए, न्यू इनरोलमेंट जो है, आप सुनो, मेरा नाम XYZ था, ठीक है, XYZ मेरा नाम आधार में बन गया, ठीक है, XYZ आधार में नाम बन गया, अब मुझे उसको XYA करवाना है, ठीक है। आप कोई भी रेगुलर पीओआई डॉक्यूमेंट ले आइए, हम उसे अपडेट कर देंगे, लेकिन ऐसे डॉक्यूमेंट लेके मत आइए जो कि किसी का डिक्लेयर्ड होगा। अब एक सवाल इधर से ले रहे हैं। एक मिनट सर माय क्वेरी यूसी मेंटेन साइलेंस फर्स्ट। हाँ सर बताइए। सर मैक्सिमम टाइम ऑफ अपडेट 3-3 महीने 4-4 महीने तक होल्ड में रहता है और उसके बाद में अंडर प्रोसेस ही लिखा हुआ आता है, भले ही हमने केवल मोबाइल नंबर अपडेट किया हो। एग्री होता है। तो कोई सॉल्यूशन इसके लिए देखिए, ये जो है ये कोई इंटेंशनल प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या होता है ना कि जब आप कोई भी आधार को अपडेट करते हैं, आप वहाँ पे बताते हैं कि मोबाइल नंबर अपडेट है, लेकिन जो प्रोसेस है पूरा अपडेट होने का, वो प्रोसेस तो वो ट्रैवल करेगा, उसके बीच में कहीं पे भी उस पैकेट का स्ट्रक्चर खराब हो गया ड्यू टू टेक्निकल रीजंस, मैं मतलब टेक सेंटर में कुछ हुआ, हमने ECMP क्लाइंट वर्जन अपडेट कर दिया, या फिर कुछ अपडेट आ गए, इसकी वजह से क्या होता है कि उसका रैंडम में बीच रास्ते में उसका पैकेट का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। वो उसको बार बार रिकॉल करता रहेगा कि पुराने वाले आइडेंटिटी पे, कभी कभी पास कर जाता है, कभी कभी वो अंडर प्रोसेस अटक जाता है, कभी कभी ये भी होता है कि आप ECMP से डालिए, वो अंडर प्रोसेस है, SSUP से डालिए, वो पास पहले निकल जाता है। कई बार कस्टमर के पास में रिजेक्ट का मैसेज आता है और जब डाउनलोड करते हैं तो सही से डाउनलोड हो जाता है। हाँ बिल्कुल, वो देखिए हमने क्या बोला कि हमारा जो सेडा सिस्टम है, सेडा सिस्टम पे हमने अपडेट कर दिया, जो पोर्टल है या रेसिडेंट को जो मैसेज जा रहा है वहाँ अपडेट नहीं हुआ, लेकिन जो उसका XML फाइल है वो जनरेट हो गया, उस केस में उसका आधार अपडेट हो चुका है, वो डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन जो पोर्टल जो आप बात कर रहे हो अंडर प्रोसेस है, वो वहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। सर एक चीज, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। ECMP में पैकेट को चेक किया जा सकता है, जबकि UCL में हम चाहते हैं कि लास्ट में सबमिट करने से पहले एक बार हम पूरा व्यू करके देख लें कि हमने डाटा सही से अपडेट किया, सही से डाटा डाला नहीं। सबमिट से पहले एक व्यू का ऑप्शन हो, रिव्यू का, तो उसमें सारी चीजें एक साथ दिख जाएं, उसके बाद सबमिट हो। वैलिड पॉइंट। टीम प्लीज इस पॉइंट को भी लिख लीजिए कि UCL में जैसे ECMP में दिखता है, वैसे UCL में भी ऑप्शन होना चाहिए समराइज सबमिट करने से पहले, कि एक बार ऑपरेटर जो है चेक कर सकें कि इस इंफॉर्मेशन को डाला वो सही है या नहीं। वैलिड पॉइंट है, टीम इस पर नोट कर लीजिए। थैंक यू। एक सर लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन नहीं होता यदि किसी UCL में यदि हमें किसी महाराष्ट्र वाले का डाटा अपडेट करना है, एड्रेस अपडेट करना है, उसके बाद में वैलिड डॉक्यूमेंट भी है, लेकिन हम उसे हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और महाराष्ट्रियन हमको आती नहीं है, कन्नड़ हमको आती नहीं है, केवल हम इंग्लिश में उसका डाटा अपडेट कर सकते हैं, लेकिन हिंदी में उसमें लोकल लैंग्वेज में क्या आ रहा है हम नहीं जानते। लोकल लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन भी होना चाहिए ताकि हम हिंदी में उसका एड्रेस अपडेट कर सकें जो उसके वैलिड डॉक्यूमेंट में है। ठीक है, आपका क्वेश्चन का आंसर देंगे तिवारी जी, एक बार जाकर उनको आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए, आप जाकर उनको इन पर्सन आंसर दीजिए। UCL क्लाइंट जो होता है ऑनलाइन चलता है और जो ECMP क्लाइंट होता है वो ऑफलाइन होता है। हम डेटा जो अपलोड करते हैं वो ऑनलाइन करते हैं, बट जो इनरोलमेंट न्यू या अपडेट करते हैं ऑफलाइन करते हैं ECMP क्लाइंट से। तो जो हमारा पहले आधार बन चुका है जिस लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज को रेसिडेंट जब अपना थंब लगाता है तो डेटा फैच करके सिस्टम पर दिखाता है और उसी डेटा पे हम जो है अपना अपडेट करते हैं। तो हमारा ओल्ड डेटा ऑलरेडी जब सिस्टम में रखा हुआ है और हमारा ऑथेंटिकेशन करके वो भेज रहा है तो उसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। आपको चेंज करने के लिए क्लाइंट के थ्रू अपलोड करेंगे तब जाकर चेंज होगा, क्योंकि आपका उसमें बायोमेट्रिक लिया जाएगा। UCL ऑनलाइन क्लाइंट चलता है। एक मिनट। UCL से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तिवारी जी, एक बार जाकर उनको इन पर्सन बताइए। दूसरा क्वेश्चन पूछिए कोई। एक मिनट, वन एट ए टाइम। फैमिली है, उसके 5 मेंबर थे, तभी डॉक्यूमेंट अपडेट का ऑप्शन आया हुआ है, ठीक है। 1 मिनट साइलेंस प्लीज। मैंने उस फैमिली के 4 डॉक्यूमेंट अपडेट्स कर दिए। जो उनकी मदर है, उनका जैसे ही मैं डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए फिंगर लगाता हूँ आधार नंबर डाल के, तो सिस्टम हैंग हो जाता है।
वो कम से कम 5 बार ट्राई कर चुका हूँ मैं 1 महीने के अंदर, 5 बार सेम प्रोसेस हुआ है। उस पर्टिकुलर उस रेसिडेंट के साथ ही हो रहा है? हाँ, उसी के साथ हो रहा है। बायोमेट्रिक लेने का टाइम होता है? हाँ, जैसे बायोमेट्रिक लिया, फाइल आधार किया। वो इसीलिए हो रहा होगा कि लास्ट टाइम जो उनका आधार बना होगा या अपडेट हुआ होगा, बायोमेट्रिक का स्कोर सही नहीं होगा और वो दोबारा जब आप अपडेट कर रहे हो तो बायोमेट्रिक मैच नहीं कर रहे, इसलिए सिस्टम आपको अलाउ नहीं करता है। उस रेसिडेंट का आप अलग से स्पेशल रिक्वेस्ट रेज कीजिए आरओ को, आरओ वहाँ पे बुला के उनको अपडेट करेंगे, आपसे नहीं होगा फिर। हाँ, सर जैसे नेम की, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर की लिमिट है, तो बायोमेट्रिक कोई लिमिट तो नहीं है? बायोमेट्रिक अपडेट करने की नहीं, यस, कोई लिमिट नहीं। हाँ, जितनी बार चाहे करवा सकते हैं। थैंक यू। चलिए क्लोज कर सकते हैं। बाकी सवाल आप लोग अपने अपने लिख के दे दीजिए, हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। हमारे ऑफिसर्स यहाँ पे हैं, दे विल कलेक्ट। आप एक काम कीजिए, देखिए सबका क्वेश्चन तो मैं नहीं ले सकता हूँ, जो मोटा मोटी क्वेश्चन था और जो एरर था वो मैंने आपको समझा दिया। मेरे पास एक क्वेश्चन भी आया कि डेटा प्रोसेस एरर में क्यों रिजेक्ट होता है। मैंने अभी बताया आपको कि डेटा प्रोसेस और जो टेक्निकल एरर्स है ये इसलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि इसका जो एग्जैक्ट डिटेल्स है वो अगर मैं आपको समझाऊं या रेसिडेंट को समझाऊं तो नहीं समझ में आएगा। आप एक काम कीजिए, आपके जो क्वेश्चंस हैं आप कंसोलिडेट करके सीएससी टीम लीडर्स को, मेंबर्स को दीजिए, वो एक बार उनके थ्रू हमारे पास आएगा, हम उसको एड्रेस करके आपके पास वापस भिजवा देंगे, ठीक है। और एक चीज, वन लास्ट थिंग, प्लीज मेंटेन साइलेंस। सब लोग प्लीज शांति बनाओ, सबके सवाल नहीं हो सकते हैं, बहुत समय उतना नहीं है, पर्पस वो नहीं है, उन्होंने बहुत कुछ बताया है, बाकी आप दे दो। लास्ट चीज आप, सॉरी सर, एक मिनट, लास्ट चीज आप लोग एक बार ध्यान रखिए, न्यू इनरोलमेंट प्लीज। बैठ जाओ ऊपर, सुनो कौन है सरदार जी, बैठ जाइए आप लोग ऊपर सारे, प्लीज बैठाओ। न्यू इनरोलमेंट जो मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर से लास्ट में बोल रहा हूँ, न्यू इनरोलमेंट पे आप कोई लीनियंसी, कोई लिवरेज नहीं देंगे फॉर द एज ग्रुप ग्रेटर देन 18 ईयर्स। एक भी डॉक्यूमेंट में ओवरराइटिंग है, सस्पिशियस लग रहा है या कोई भी इशू आपके लेवल पे दिख रहा है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेरे पास नहीं भेजेंगे आप उसको पैकेट को। हमारे पास स्ट्रिक्ट ऑर्डर है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑन द न्यू इनरोलमेंट, आप इस चीज़ को सीरियसली लीजिएगा। न्यू इनरोलमेंट में अगर क्यूसी में पास होता है, क्यूसी विल बी पेनलाइज्ड, और इनरोलमेंट ऑपरेटर अगर हमें भेज रहा है वो भी पेनलाइज होंगे और ज़्यादा होंगे, क्योंकि अब जितने आधार बन गए हैं मैक्सिमम लोग आइडेंटिटी चेंज करवा रहे हैं, और आइडेंटिटी चेंज करने के लिए जो मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट मैक्सिमम लोग यूज़ कर रहे हैं। आप स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट नहीं लोगे फॉर द नेम चेंज, गैजेट नोटिफिकेशन हो ना हो डजेंट मैटर, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट इज नॉट एप्लीकेबल। ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे आगे से जब भी इनरोलमेंट या अपडेट कीजिएगा। स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर ओल्ड पीओआई और न्यू इनरोलमेंट में हर एक टैब्स में मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए और वैलिड डॉक्यूमेंट चाहिए। क्लियर है? यस, नो? ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।